धीरे बोल तो दिल्ली और ऐसे। ऐसा 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 बोलो, ऐसा बोलो। फिर बोलिए। जी। फिर जी जब हम डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर। जी क्या क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? जब हम। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। सर जब हम विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे होते हैं और साथ में एंटीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी परफॉर्म करनी होती है तो उस टाइम सर जी हमने पहले विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कितनी करके और उसके बाद एंटीरियर कोल्पोरेफी प्रिपेयर करनी है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कंप्लीट करके उसके बाद जो एंटीरियर सिस्टोसील है उसको हम रिपेयर करें? जी मतलब बिल्कुल। ये थोड़ा। ये आपने जो बाद में बोला ये सही है। सर ये एग्जाम में आया था। सर एग्जाम में आया था विजाइनल हिस्टेरेक्टमी प्लस एंटीरियर सिस्टर सील रिपेयर। तो जब मैंने एग्जामिनर को विजाइनल हिस्टेरेक्टमी बताया कि उसको हमने वॉल्व क्लोज किया और उसके बाद हम एंटीरियर सिस्टर सील रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने माइंड किया, उन्होंने कहा कि तुमने तो ऊपर से वॉल्व बंद कर दिया, अब तुम इंटीरियर तो ये तो तुम इस तरह इसलिए करोगी। सिर्फ इतना ये कहना है कि जब हम शुरू करेंगे वजाइनोस्टेक्टमी एंड रिपेयर, ये इकट्ठा बोलो। जब हम शुरू करेंगे वजाइनोस्टेक्टमी एंड रिपेयर, हमारी इंसिजन जो होगी एंटीरियरली, वो होगी जो हम एंटीरियर कॉर्पोरेफी के लिए देते हैं। और उससे फिर हम ब्लैडर को डायसेक्ट करके ऊपर कर लेंगे, पेरिटोनियम कैविटी खोल लेंगे, और फिर पीछे की इंसिजन जो है सर्कुलर वो दे देंगे। और देन पहला स्टेप होगा कार्डिनल लिगामेंट को काटेंगे, पकड़ेंगे। पकड़ना कहना जरूरी है। पकड़ेंगे फिर काटेंगे और उसको स्टिच करके फिर ये दूसरा स्टेप होगा। अगर कार्डिनल लिगामेंट पूरा पकड़ा गया है, कट गया है, तो यूट्राइन आर्टरी होगा। लेकिन कई दफा होता है कि कार्डिनल लिगामेंट पूरा नहीं पकड़ा जाता, आधा, तो दूसरा स्टेप फिर वही जो आधा रह गया है कार्डिनल लिगामेंट का, तो उसको पकड़ेंगे। और फिर कार्डिनल लिगामेंट काटने के दोनों तरफ के बाद डिसेंट ऑफ द यूट्रस काफी हो जाएगी। फिर अगला स्टेप होगा यूट्राइन आर्टरी को पकड़ेंगे दोनों तरफ, उसको बांधेंगे। देन ब्रॉड लिगामेंट खुल जाएगा, तो हम ऊपर जाकर जो फंडस के अटैचमेंट्स हैं, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और फ्लोपियन ट्यूब्स, इनको इकट्ठा पकड़ या इकट्ठा भी पकड़ा जा सकता है, अलग अलग भी पकड़ा जा सकता है। दोनों तरफ ये कर लेंगे तो यूट्रस रिलीज हो जाएगी, उसको नीचे से डिलीवर करके फारग कर देंगे। फिर एंटीरियर कोपोरेफी कंप्लीट करेंगे। मैंने उसकी डिसेक्शन पहले की हुई है, इंसिजन दिया हुआ है। और फिर उसकी ब्लैडर को साइड वेज डिसेक्ट करके जो भी है वो स्टिच लगाएंगे। कैली स्टिच लगाना है तो वो लगा देंगे। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर पोस्टीरियर कॉर्पोपेरिनियोरेफी कहते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेफी नहीं, एंटीरियर कॉर्पोरेफी है, पोस्टीरियर कॉर्पोपेरिनियोरेफी है। उसकी इंसिजन देंगे, वो ट्रायंगुलर इंसिजन जो है दे के इन द पोस्टीरियर वॉल, वो बाकी का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ये है। मैं दोहरा दूं कि काफी हो गया है नौरीन। सर एंड वाला पॉइंट नहीं समझ आई, जहां से आपने एंटीरियर कोल्पोरेफी की और उसके बाद एंड पे आपने वॉल्ट क्लोज की है। अजय वो वर्ल्ड क्लोज तो आप पहले ही कर दीजिए तो बेहतर है। नहीं किया तो अब कर दीजिए, कोई वर्ल्ड क्लोज का कोई रौला नहीं है, मसला नहीं है। मसला तो यूट्रस को निकालने का है। पहले यूट्रस को निकाला, उसके बाद लेट द वॉल्ट बी ओपन। आपने एंटीरियर कॉर्पोरेफी की, एंटीरियर कॉर्पोरेफी कंप्लीट करके फिर प्रोसीजर की। इन द मीन टाइम जो भी है आप पहले लगा दीजिए, बाद में लगाइए। 2 या 3 स्टिच वॉल्ट में इंटरप्रेट स्टिचेस हम लगा देते हैं।
जी ठीक है सर। सर इसमें जब हमने डाइसेक्शन में सिस्टोसील को पहले उसकी डाइसेक्शन कंप्लीट की है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? मतलब हमने ऐसा क्यों किया है कि पहले हमने सिस्टोसील की डाइसेक्शन भी की है, उसके बाद फिर हमने अपने वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के स्टेप्स किए हैं? जो चूंकि इससे आपके लेट्स फॉरगेट के हमने एंटीरियर कॉर्पोरेफी या पोस्टीरियर कॉर्पोरेफी करनी है, हमने सिर्फ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करनी, उसके स्टेप्स सुन लीजिए। अगर सिर्फ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करनी है, हम सर्विस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर इंसिजन देते हैं और उसके बाद एंटीरियरली हम ब्लैडर को पुश करके यूट्रस से ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर लेके जाते हैं तो फिर जो ये पेरिटोनियम है, यूट्रोवजाइकल पेरिटोनियम, तो ये खुल जाती है, ये विजिबल हो जाती है, उसको पकड़ के खोल लेते हैं और उसके बाद फिर पोस्टीरियरली हम इंसिजन वही सर्कुलर देते हैं और यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट्स पकड़ते हैं और वो पकड़ने के बाद आप पाउच ऑफ डगलस खुल जाता है। फिर वही वापस जो मैंने पहले कहा था वजाइनोस्टेक्टमी में, आप साइडवेज कार्डिनल लिगामेंट्स पकड़ते हैं दोनों तरफ और फिर वो पकड़ने के बाद एक स्टेप में या दो स्टेप में यूट्राइन आर्टरी पकड़ते हैं दोनों तरफ। उसके बाद फंडल अटैचमेंट जो है तीन स्ट्रक्चर्स की, वो पकड़ लेते हैं तो यूट्रस रिलीज हो जाती है, उसको खींच के निकाल देते हैं। और थ्रू आउट उसको एंटीरियर पोस्टीरियर लिप हम पकड़ के रखते हैं ताकि वो एक पुल करने के लिए आसानी होती है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी जिसमें हमने रिपेयर एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं की। अब एंटीरियर रिपेयर करने का, क्योंकि हमने ब्लैडर को पुश करना है अवे फ्रॉम द सर्विक्स और उसकी रिपेयर भी करनी है, इसलिए एंटीरियरली इंसिजन देके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर से लेकर राइट अप टू दोनों यूट्रस की साइड पे ट्राइंगुलर इंसिजन, वो देने के बाद फिर हम ब्लैडर को डिसेक्ट करते हैं साइडवेज और फिर पुश करते हैं अपवर्ड्स। वही बात पाउच आउट, फिर यूट्रोवजाइकल पाउच खुल जाता है, जब पकड़ लेते हैं पेरिटोनियम को, उसको खोल लेते हैं और फिर एक रिट्रैक्टर डालकर ब्लैडर को अपने असिस्टेंट को कहते हैं उठा के रखे ताकि ब्लैडर इज अवे फ्रॉम हार्म्स वे, ब्लैडर को इंजरी का कोई खतरा नहीं रहता और यूरेटर भी उसके साथ ऊपर पुल हो जाते हैं, यूरेटर की इंजरी का भी खतरा नहीं होता। फिर उसके बाद आप पोस्टीरियर पाउच खोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस, और उसमें यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट पकड़ लेते हैं और पाउच खुल जाता है। फिर वो स्टेप्स, पहले कार्डिनल लिगामेंट्स, फिर यूट्राइन आर्टरी, फिर फंडल अटैचमेंट्स। जी ठीक है सर, समझ आई है, थैंक यू सो मच। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप? सर तस्मिया। तस्मिया, जी फरमाइए तस्मिया। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जो रेस्क्यू सर्कलाज होता है हाँ, तो सर वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है? जैसे बैग ऑफ मेम्ब्रेन भी बल्ज कर रहा हो, भी ओपन हो और सर पेशेंट को कोई पेन नहीं है। ये तो आपने दो सवाल पूछ लिए एक में। एक है इमरजेंसी सर्कलाज, ये जहाँ पे मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही है, ये इमरजेंसी सर्कलाज कहलाएगा। ये इमरजेंसी सर्कल, तो उसमें पहले आप ये जो एमनियोटिक सैक है उसको पुश करेंगी और जेंटली, ताकि वो रप्चर ना हो जाए। अगर वो रप्चर हो गया सारा फिर तो वो प्रॉम से भी पहले, बल्कि वो थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, उसने तो अबॉर्ट होना ही होना। तो उसको एमनियोटिक सैक को पुश करते हैं ऊपर और
वो जेंटली 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 3 दफा मैंने बोला। वो करने के बाद फिर सर्विक्स के एंटीरियर लिप पोस्टीरियर लिप को पकड़ के खींचते हैं और वो विदाउट डिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर एक सर्कल कोई भी नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल लेके, चाहे वो सिल्क है चाहे टेप है, कुछ है, एज हाई एज पॉसिबल वो सर्विक्स में लगा देते हैं। ये है इमरजेंसी सर्कलाज। इमरजेंसी सर्कलाज इज टोटली डिफरेंट। जब आप कहते हैं इलेक्टिव सर्कलाज के पास हिस्ट्री है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 32 मिलीमीटर से कम है, तो उसमें एक मिनट मुझे मुकम्मल कर, ये इलेक्टिव सर्कलाज है या हिस्ट्री के बेसिस पे या अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे। अब उसमें वो कब लगेगा, जनरली स्पीकिंग कोई 18 हफ्ते के इर्द गिर्द लगाते हैं, 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके 2 तरीके हैं, इसी तरह बोले इम्तिहान में 2 तरीके हैं। एक है कि उसमें जैसे मैंने अभी अभी बोला ब्लैडर की डिसेक्शन, एक सर्कुलर इंसिजन, एक इंसिजन देकर एंटीरियरली ब्लैडर को पुश करते हैं ऊपर, और फिर ये उसमें एक एलिवेटर लगाकर असिस्टेंट को देते हैं कि ब्लैडर दूर रहे, और फिर एज हाई एज पॉसिबल, पॉसिबली इंटरनल ऑस के करीब जाकर आप स्टिच लगाते हैं वही नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल का, और फिर उसकी नॉट जो है वो इट विल बी बिहाइंड द ब्लैडर और इनविजिबल होगी, इनविजिबल होगी। उसका प्लस पॉइंट ये है कि हमने इंटरनल ऑस के पास लगाया। नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसकी स्टिच जो है नॉट वो कवर हो जाती है ब्लैडर से, उसको स्टिच को निकालने के लिए फिर दोबारा ये इंटरसेक्शन होगी, नॉट विजिबल होगी तो उसको काटेंगे। दूसरा है ये जो मैकडॉनल्ड, ये शरौत का था, नहीं ये मैकडॉनल्ड, दूसरा शरौत का, विदाउट डिसेक्शन ऑफ ब्लैडर एज हाई एज पॉसिबल आप जाके स्टिच लगाते हैं, वो इंटरनल ऑस पे नहीं लगता, उससे नीचे लेवल पे है, लेकिन स्टेटिस्टिकली रिजल्ट्स में कोई इतना फर्क नहीं है। लेकिन स्टेटिस्टिक इसका एडवांटेज ये है कि नॉट विल बी विजिबल विदाउट डिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर, तो उसको निकालना विदाउट एनेस्थीसिया लिथोटमी पोजीशन में डाल के हम निकाल सकते हैं। सर्कलाज मैंने 2 बताए आपको, एक एंटीरियरली ब्लैडर को पुश करके अंडर एनेस्थीसिया ब्लैडर को पुश करके एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस स्टिच लगाना। दूसरा विदाउट डिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर एज हाई एज पॉसिबल सर्विक्स में स्टिच लगाते हैं, जो इंटरनल ऑस की लेवल पे नहीं होता लेकिन उससे नीचे होता है। जो दूसरा है विदाउट डिसेक्शन, उसका एडवांटेज है कि रिमूवल इज इजी, नॉट इज विजिबल, आप पकड़ को निकाल दो, एनीबॉडी योर हाउस सर्जन जूनियर डॉक्टर कैन रिमूव इट। दूसरा जो पहला है कि इंटरनल लॉस के पास जाके लगाएं, उसमें ब्लैडर के पीछे नॉट चुप जाती है, पहले डिसेक्शन करेंगे, जिस तरह लगाने में डिसेक्शन हुई उसी तरह निकालने में, फिर नॉट विल बी विजिबल, फिर निकालें, रिजल्ट्स आर सेम। पहले तो बहुत सारा शक ये भी है कि हाउ यूजफुल इट इज, कि जेन्युइन हिस्ट्री लेके उसमें तो है, लेकिन हम एम्पिरिकली लगा देते हैं कि 2-3 दफा मिसकैरेज हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर में तो लगा दो, वो एम्पिरिकल है, नॉट डेफिनेट डायग्नोसिस। चले जी, ऊपर हो गया टाइम। अच्छा सर, एक चीज मुझे भी पूछनी थी, और मुझे थैंक यू भी आपका करना था कि मेरा भी एमसीपीएस क्लियर हो गया, आपके लेक्चर सुनती थी मैं, तो आपका इसके लिए बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ।
और सर मुझे एक चीज़ ये भी पूछनी थी कि सर ये बाज़ औक़ात ऐसे मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी कंसल्टेंट कुछ होते हैं कि जो 33 वीक्स पर भी लगा रहे होते हैं, तो क्या ये सही है 33 वीक्स पर? क्योंकि गाइडलाइंस तो ऐसा नहीं कहती हैं। और ट्विन्स का भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ट्विन्स में भी मैंने देखा है लगाते हुए कंसल्टेंट्स को। ये वो किताब में एक फिक्रा लिखा हुआ है इंडिकेशन में ट्विंस, लेकिन लिखा हुआ है ये पक्की बात नहीं है। जो पक्की बात है वो दो बोली है मैंने, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस और दूसरा अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ लेस देन 32 मिनट, बस। बाकी इंपेरिकल है। इंपेरिकल का मतलब समझते हैं कि डेफिनेटली मेडिकली स्पीकिंग इंडिकेशन नहीं है, लेकिन आप फील करते हैं, यू फील पर्सनली कि इट मे बी हेल्पफुल और यूजफुल। तो ये जो आप 33 वीक्स पे 32 वीक्स पे लगा रहे हैं, ये इंपेरिकल है। मोहतरमा प्रोफेसर साहबा का ख्याल है कि इट विल वर्क, बट एकेडमिकली स्पीकिंग वो किताब में डिस्क्राइब नहीं। जो डिस्क्राइब है वो तो ये दो इंडिकेशन पक्की। इवन इमरजेंसी सर्कुलर लोग लगाते हैं तो वेरी रेयरली इट इज सक्सेसफुल। इट जस्ट शोज इट्स एफिशिएंट नहीं है। चलिए, आज का सब्जेक्ट है ये RH इनकम्पैटिबिलिटी। पहली वॉलंटियर है सादिया नौशहरा से। आप यो हैं सादिया? जी सर, मैं हूँ। चलो गुड। आपका तो केस बड़ा है पहला। जी सर। जी पेशेंट एज 25, सर। प्रेग्नेंट ग्रेविड है, जी 24 वीक्स पे आपके पास आई है, प्रेग्नेंट है, जी और उसने बताया आपको उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है। ओके सर। आपने पूछा उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, वो AB पॉजिटिव है। ओके सर। ओके फरमा दीजिए। ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल। जी आपको रिपीट कर दूं? नहीं सर, मैंने लिख लिया है। 25 years old, primary at 24 weeks of gestation with the A negative blood group and husband blood group is AB positive. जी बिल्कुल। Okay, so first of all, I will introduce myself to the patient and I will confirm the brief demographic details and also the history that is provided to me. And then I will address her concerns and then I will set an agenda. After that, I will, as she's at 24 weeks, so my first question will be, how was the pregnancy so far? Was it a spontaneous pregnancy or a planned one? What is her last menstrual period? Whether her cycles were regular or irregular? Is her gestation up to date? सादिया, मैं आपको जी जब आपने कह दिया कि हाउ द प्रेगनेंसी हैज बीन सो फार, यस उस पे भी ज्यादा टाइम ना जाया करें। ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if there is no problem or complication, I'll proceed. Okay, so if there is no complication in her antenatal history, I will proceed with the presentation of her blood group, that is A negative, and as her husband is AB positive, so I need to know about. Okay, so I will ask about that. Okay, this is her first pregnancy. I will be asking about any history of triggering events for like. When the husband blood group is given to me, I need to know about the heterozygosity, but that will be done in the investigations. At this moment, I will rule out any history of the any events that could lead to trigger the isoimmunization. That could be a trauma, that could be an APH, that could be later on, it could be an ECV, that could be a blood transfusion now or in the past. नहीं, थोड़ा सा आप रवानी से चल रही हैं। जी 4 weeks, उसको अब तक APH हुआ होगा? नो सर।
तो फिर आपने गलत बोल दिया ना। Yes, sir. So, आपने आपने ये लफ्ज रटा हुआ है। yes, sir. आपको EPH and trauma. Yes, sir. any threatened abortion or any bleeding up till now? Okay, yes, sir. Threatened abortion and bleeding up till now. Yes. I will ask. एक मिनट, छोटी छोटी बातें आपकी पकड़ी जाती हैं। Yes, sir. बिल्कुल. एपीएच कह दिया, अब एग्जामिनर शुरू हो गया, एपीएच कब होता है, क्या ऐसा होता है, उसके कॉजेज क्या है, वक्त जाया वक्त जाया वक्त जाया। Yes, sir. So be careful, be fair. Here she is 24 weeks. Any history of bleeding? Okay, sir. So, चलो, yes, sir. So, any threatened abortion and any history of transfusion will be asked, and any problem in this pregnancy. She's primary, so I will not ask about any like previous. Her past obstetric history is not significant now at the moment, and I will be asking about her last menstrual period. And any contraception she was using before, and then I will be referring to any medical conditions if she has any. मेरी सुनो, क्या कर रही हो तुम? Yes, sir. एग्जामिनर कह जाए मेरी सुनो और तुम बोले जा रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करना अपने साथ, ये तो अननेसेसरी। आप बहन मुझे मार, आप एग्जामिनर को अनॉय कर रहे हो, वो तो फिर पक्का ना आपको फेल ही करेगा ना। Okay, sir. So, sir, I will directly ask about whether सुनो सुनो सुनो, मेरी सुनो ना, Okay, okay, sir. मेरी सुनो। कमाल करती हो, कमाल करती हो कि आप उससे ब्रीफ डीप कह दिया आपने, एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, Yes, sir. बोल दिया। और उसके बाद फिर आपने कह दीजिए कि उसकी एलएमपी में कंफर्म कर लूंगी, मेसोसाइकिल, जो कि मैंने वो तो नहीं बताया ना आपको कि उसके मैसेज Yes, sir. एलएमपी कब था, वो कंफर्म कर लूंगी। ये बस मुख्तसर करके अब आगे चलना है आप। चलो। Oh, okay, sir. Okay, so after that, I will be asking about, I will be doing her like the relevant things I need, Kana. That is her BMI, her allergies will be ruled out, and after completing the history template, I will be doing her examination, and in the examination, I will be looking for her blood pressure and any anemia and jaundice, and any pedal edema, and then abdominal examination will be done. For any symphysis-fundal height will be checked because the and मेरी गाल abdominal. कमाल करती हो तुम, बाबा मेरी बात तो सुनो। Yes, sir. सर वो आवाज जरा रुक के आ रही है, तो इस वजह से शायद मैं आपकी आवाज टाइमली नहीं सुन रही। नहीं ठीक आ रही आप? ओके। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है, लेकिन इंटरवल के बाद आ रही है ना, तो वो मैं जरा बाद में रिस्पॉन्ड कर रही हूँ उसको। इंटरवल से कैसे हो गया? नहीं, फौरन, जैसे फौरन आपकी आवाज आ रही है मेरी भी जानी चाहिए। ओके नहीं सर। बाबा, उफ, क्या कर, आप ये कहिए कि ये पेशेंट जो है, ये जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे पूछ के, उसकी मेसो हिस्ट्री, एलएमपी, और फिर एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, इसके बाद आप बोलिए इन एडिशन टू, ये तो आपने बोल के पूछे, रूटीन क्वेश्चंस about the history and general physical examination, I will do specially this. Okay. Okay, sir. फिर बोलो। Okay, so after doing the routine general physical examination, and I will proceed to the relevant points, and that is I need her antibody titer. You will ask for antibody treatment. चलो हो गया जी, ठीक हो गया। Okay, so antibody titer is how much? Is it raised? Is it significant? Do you expect?
Yes, I don't expect at the moment. First of all, the husband heterozygous or homozygous state needs to be checked, and then then if in the absence of any triggering event, I don't expect that the antibody titer will be raised in a prime. ये बोलो ना, ये बोलो कि as in this case there is no past history of blood transfusion or Okay. bleeding during pregnancy. I expect that उस टेस्ट का नाम बोलो. I expect that direct test will be negative. Okay, sir. So, okay. So, ये as there is no, okay, sir, मैं बोलती हूँ. As there is no past history of any transfusion, any bleeding, and any threatened abortion, so I don't expect that the direct antiglobulin test will be raised. But I will conduct this test. But I will still conduct it. Yes, I will still conduct it. ये पॉइंट स्कोर करने का कि पक्का करे कि आपको पास करे, ये इस तरह से बोल. Okay, sir. Okay, sir. So then the thing comes that we need to perform she's at 24 weeks, but we need to determine the baby's blood group. So if that is negative, then no issue. We will go for the routine antenatal care. But if that is positive, then we still need to go for antibody monitoring. Yes, and if the antibody titer is like significant and above the threshold, that could cause the hemolytic disease of the fetus. So then we need to refer to the FMU. कुड़िए तो नौशहरा से बोल रही है. Yes, sir. तुम लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो गया है. बार बार तो एंटीबॉडी. Do you expect in this case the antibodies will be positive? No, sir. So, okay, sir. So I don't expect. So I will keep the patient on monitoring every 4 weeks till 28 weeks. 24. And then 2 weekly till delivery. And if there are no... इसकी 2 weekly antibody test करती जाएंगी आप? No, sir. तो आपने बोला है अभी. Yes, sir. नहीं सर, नहीं करूंगी सर. 20 अगर नहीं है significant तो 28 weeks पर एक बार कर लूंगी. अगर फिर नहीं है significant तो I will continue the routine antenatal care. Significant means more than 0. जो significant का लफ्ज क्यों बोलती हो? वो उसमें बोलोगी जब एंटीबॉडीज मौजूद होंगी. Okay, yes, sir. If there are no antibodies, full stop. Okay, sir. Significant. किताब का बाबा, तो किताब से पढ़ी हुई बातें क्यों फिक्रे रटे हुए हैं तुम? Yes, sir. ये तो केस आसान तरीन केस है जो तुम्हें मैंने दिया, तो इसी को मुश्किल करके जा रही, बार बार उसी तरफ जा रही, एज इफ के इसमें जरूर एंटीबॉडीज हैं और फिर तुमने 2 वीकली चेक करनी है, तुमने ये करना है. बाबा नहीं है एंटीबॉडीज. और आपने वैसे कह दिया रवानी में कि हस्बैंड का जीनोटाइप हुआ है, तो लेकिन जो वो बात है गौर करने की, उस पे नहीं किया कि हस्बैंड का जीनोटाइप करवाऊंगी और Yes, sir. अगर वो होमोजाइगस है फिर उसकी क्या इंडिकेशन सिग्निफिकेंस है, अगर वो हेट्रोजाइगस है फिर उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह. सर मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मुझे अब समझ आ गई है इसके. चलो बोलो. Okay. Sir, as my patient is at 24 weeks and there is no significant history of any bleeding and transfusion up till now, and her blood group is negative and her husband blood group is positive. So I will I will go for the genotype of the husband. If he is homozygous, so there is no need of the testing of the blood group of the baby because he. क्यों नहीं रुकती तुम? इमरान सुन रहे हो तुम? जी सर. ये मेरी आवाज देर से पहुंचती है स्टूडेंट्स को? सर आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, उनका नेट का मसला हो सकता है अपना पर्सनल.
वो उसको तो मेरी आवाज ही नहीं, देर से जाती है, वो बोले जाती है। पता नहीं, मैं ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि मेरी आवाज देर से पहुंचती। बाबा Yes, sir. दोबारा सही बोल रहा, लेकिन यहाँ पे आके आपने ये बताना है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, उसकी जीनोटाइपिंग करवाऊंगी। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो उसका मतलब ये होगा, अगर होमोजाइगस है उसका मतलब ये होगा। ये बताना है सर। Okay, बताओ, sir. फिर बोलो। Okay, sir. So, I will do the genotyping of the husband. If he is homozygous, then baby is surely going to be Rh positive. But if he is heterozygous, I will do the cell-free fetal DNA for the fetus to determine the genotype. Because 50% of the time the baby will be positive and 50% of the time the baby can be negative. And if the ये baby is ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन कैसे करती हो? उसको बोलने का अंदाज सही करो। तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारा बताने का अंदाज सही नहीं। चलो जी, तो जल्दी से खत्म करो और 2-3 केस। Okay, sir. So I will repeat this testing again at 28 weeks. And again, if there is no, in the absence of any triggering events and no antibodies detected, there will be no further action taken, and routine antenatal care will be provided to the patient. And then I will deliver my patient, the patient will be delivered, NTD at of 1500 international units recommended will be given to my patient from 28 to 32 weeks. ये पहले बोलना, डिलीवरी से पहले चली गई हैं तुम। आई डिलीवर माय पेशेंट्स। No, सर वो सर पहले NTD दूंगी, उसके बाद जो है पेशेंट को डिलीवर करूंगी। और इसके साथ एंटीडी ये 28 वीक्स पे और 34 वीक्स पे दूंगी। और इसके अलावा अगर कभी ब्लीडिंग हुई तो फिर भी दूंगी, या कोई इंटरवेंशन Yes, sir. अब भी दूंगी। ये पूरा फिक्रा ये है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और I will फिर give. Yes. अनइवेंटफुल हुआ तो आई विल काउंसल माय पेशेंट्स। ये जो Yes. टाइपिंग के हिसाब से कि एन मुमकिन है तुम्हारा बच्चा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। Hence, we will wait as uncomplicated pregnancy for spontaneous onset of labor and deliver vaginally unless there's any obstetrical indication. जब डिलीवर करेंगे फिर मैं उसका कॉर्ड ब्लड लूंगी और वगैरह वगैरह वगैरह। जो उसके 4 टेस्ट बोलो। Yes, sir. That is direct antiglobulin test, bilirubin, and hemoglobin. 4 टेस्ट हैं। Sir, blood group. The first one is blood group, then direct antiglobulin test, blood group अब positive आता है फिर हम ये तीनों टेस्ट करेंगे, direct antiglobulin test, bilirubin and hemoglobin. जब आपसे बोला गया है कि 4 टेस्ट के नाम बोलो, नाम बोलने हैं, तुमने 4 नाम नहीं बोले बीच में, अगर वगर में चली गई हो ओ कुड़िए, आप बार बार प्रेजेंट करो अपना केस। Okay, sir. तो तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से बोलने की आदत नहीं है। ठीक है सर, मैं करूंगी इंशाल्लाह आपसे। हाँ, तो उसके 4 टेस्ट करूंगी और फिर अकॉर्डिंगली विल मैनेज द नियोनेट। यस। आसान तरीन केस को तुमने इतना मुश्किल कर दिया। मुश्किल पता नहीं पास भी होती हो कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कितनी दफा ये बातें बोल चुका हूँ, 1000 दफा तो बोल चुका हूँ कि जो हिस्ट्री दी गई है उसमें फोकस करो, जो आपको क्लिनिकल डिटेल दी गई है उसके मुताबिक चलो। आप जो किताब में लिखा हुआ है बस वो उस पर चल दिए। किताब में सिग्निफिकेंट दाखिल। चलो जी, अगली वॉलंटियर है नौरीन, इस्लामाबाद से है मौजूद। जी सर। चलो आपका केस। पापा रिमेन फोकस्ड। Patient age 30, primary gravida, comes sir. to with incomplete abortion.
Complete abortion. हैं? Yes, sir. और उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। A negative. Okay, sir. कुछ जब मैं दोबारा बोल दूं, रिमेन फोकस। जी sir. जी Sir, sir, I will greet my patient and I will introduce myself and I will confirm the findings which is given to me by the patient. And after it, I will inquire about the biodata of my patient, the name, education, occupation, and the married since, and the last menstrual period, regularity of the cycle, and as the blood group is given A negative, then the husband blood group. And after it, I will inquire about the this pregnancy, how about this pregnancy, is this a planned pregnancy or spontaneously conceived or on the ovulation induction, and then जी sir. ये सारी इंफॉर्मेशन क्या प्लान थी, क्या अनप्लान थी, और क्या था क्या नहीं था, इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट में? सर वैसे तो एबॉर्शन हो चुका है तो सर अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। जी सर, जी सर। सर आई विल इंक्वायर अबाउट द ब्लीडिंग। गुड। I inquire about the bleeding at the time, that duration of the bleeding, and also inquire about is the and also inquire about the abdominal pain and the bleeding since how long she had and how much and the quantity of the bleeding, and also inquire about the past medical history significant, any diabetes, hypertension, or any other antiphospholipid syndrome, or the thyroid, and also inquire about the past surgical and the drug allergic history, and the past and the personal history and the socio-economical history, and then I will do the examination of my patient. In the examination, I will I will check the height and the weight to calculate the BMI. I will check the vitals, which is the pulse, BP, temperature, and the respiratory rate. And then I will inquire about the then I will check the palladness, any thyroid enlargement, and the cardiovascular and the respiratory examination. Then I will do the abdominal examination for any tenderness, and the per speculum examination and the per vaginal examination. In the per speculum examination, sir, I will look for the any clots in the vagina, and then I will if the clots were there, then I will remove it, and then I will do the per vaginal examination. And sir, investigation अभी मांग लूं? मुझे तो पता नहीं है, आप तो बहुत पहले से फेल हो चुकी, बहुत पहले से, तो अब जो मर्जी मांगो, फेल तो हो। जी सर। क्यों फेल? सर हिस्ट्री में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तब अनशंट क्यों बोलती है? Here is a patient, 1000 दफा आपने ये मरीज देखा हुआ। बाबा, एक पेशेंट आती है जो पहली प्रेगनेंसी थी उसकी, अब कहती है कि जी ये कुछ बच्चा निकल गया है और मुझे ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रही है, यही इनकम्प्लीट हिस्ट्री होती है ना। तो आप उससे क्या पूछते हो? आप ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछते हो, आप ड्यूरेशन, चूंकि ये अगर 6 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, इनकम्प्लीट है, तो उसकी मैनेजमेंट फर्क है। अगर वो 12 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, उसकी मैनेजमेंट फर्क है। और अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड ये करना है कि आपने पीवी की, लेकिन साथ कि अल्ट्रासाउंड करूंगी कि प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अंदर कितने हैं, नहीं है, हाँ, और यूट्रस का साइज कितना है, ये करके फिर आप फैसला करेंगे उसको साइटोटैक देना है कि डीएनसी करनी है या कुछ भी नहीं करना।
क्या करना है। और यहाँ पे चूंकि ए नेगेटिव है, वो उस पे इतना सा बता के ए नेगेटिव की बात आप जरा डायलेट करनी थी आपने। तो उसको क्या दोगी, क्या टेस्ट करोगी, क्या नहीं करोगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिस पे आपको 2-3 मिनट गुजारने चाहिए थे, ये पेशेंट का फ्यूचर। शी इज वरीड अबाउट हर फ्यूचर। वो ए नेगेटिव है और उसकी पहली प्रेगनेंसी में कामयाब नहीं हुई, अब क्या होगा ये बताना है आपको। अब क्या होगा कि हम उसका फॉलो करेंगे, उसके हम का टेस्ट करेंगे और जीनोटाइपिंग करेंगे, फिर एंटीबॉडी का टेस्ट करेंगे। नेगेटिव होगी तो ये बता देंगे कि कोई फिक्र नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। अगर एंटीबॉडीज होंगी तो फिर बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। ये इस पे टाइम गुजारना था आपने। आप पता नहीं इधर उधर घूम फिर के कूचा कातल से आए। क्यों नहीं आप लोगों को समझ आती मेरी बात? अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड करने आते हैं, इसका मतलब आप समझने आते हैं मेरी बात। क्योंकि ये तो वॉलंटरी है, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन बैठा है, कहाँ बैठा हुआ। लेकिन अगर मेरी बात सुनते हैं तो बार 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 मैं कहता हूँ, जो डेटा दिया गया है उस पर गौर करो, उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। ना सादिया ने गौर किया, ना आपने गौर। ये वो पेशेंट है जिसके दो प्रॉब्लम है, एक इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, एक ए नेगेटिव है। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी थी, अबॉर्शन किस तरह हुई, स्पॉन्टेनियस थी, इंड्यूस थी, क्या था। और उसके बाद के उसका अल्ट्रासाउंड करूंगी, पीवी तो कर लिया आपने, अल्ट्रासाउंड करूंगी, वो बताएगा RPOC रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है। तो फिर एमिनोरिया कितना था, अब प्रोडक्ट्स कितनी है, तो मेडिकली ट्रीट करेंगे। अगर कितनी है तो DNC करेंगे। ये तो हो गया फॉर। However, because she is A negative, उसका मैं एंटीबॉडी का टेस्ट करूंगी, उसके खामद का ब्लड ग्रुप करवाऊंगी, उसकी जीनोटाइपिंग कराऊंगी। और एंटीबॉडीज अगर हैं, उसकी बन गई, तो फिर मैं ये इलाज करूंगी और काउंसल करूंगी उसको कि आइंदा क्या होगा। नहीं एंटीबॉडीज तो फिर मैं उसको काउंसल करूंगी कि नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, इररिस्पेक्टिव ऑफ जीनोटाइपिंग ऑफ द हस्बैंड। ये है। चलो तस्वीर में तुम्हारा दोबारा चांस दे, तो यही पेशेंट दोबारा बोलो। सर इसी पेशेंट पे बोलूं दोबारा? इसी का ही, और क्या। जी सर। सर जी sir, I will inquire about the last menstrual period of the patient and regularity of the cycle to confirm the gestation age. And the blood group is my patient has the A negative blood group. Then I want to know about her husband blood group, and then I will inquire about the gestation age at the time. Is she had any scan before? To know about the gestation age, and is this and also inquire about the duration of the bleeding and the duration of the bleeding, and then inquire about is the spontaneous miscarriage, or she is, or the induced miscarriage, and what was the reason for the induction. And after it, I will inquire about any past history of any blood transfusion, and then inquire about the relevant, then inquire about the past medical and the further history template. And sir, I will do the examination of my patient, the systemic examination, and then the per vaginal examination to know about the uterine size and the uterine size, and then I will also
ask about the ultrasound at the time to know about the any is the any retained product of conception or the fetus is there or not, and my management is depend on all these. And the investigations, I want to know about her hemoglobin level, platelets count, and the baseline investigation for her general health, and especially the husband blood group is सर उसके बाद फिर मैं इसका फर्दर करूंगी एंटीबॉडी टाइटर स्क्रीनिंग. आपने बोल दिया if the fetus there or not. Incomplete abortion किसको डिफाइन करते? सर इनकम्प्लीट अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? Sir, when the some RPOCs are present in the uterus. जी फिर बोलिए. So when the miscarriage is not completed and the cervical os is open, and part of the product of the conception is out. Part of the अगर सारा कुछ अंदर है, fetus भी और placenta भी, उसको incomplete abortion कहेंगे आप? inevitable. वो inevitable है. Yes, sir. जब आपको incomplete कह दिया है, इसका मतलब fetus has been expelled, part of the placenta or a whole of placenta is inside. That is incomplete. आपने बोला कि fetus अंदर है कि नहीं, यही ऐसे पकड़ी जाती है. जी सर. RH कहीं दूर रह गया, abortions की various types पे आप आके फंस गई, जो सब्जेक्ट ही नहीं है. जी सर. चलो नहीं, आप तीनों बार बार मुझे केस प्रेजेंट करो इफ यू लाइक, कि मैं जो फोकस करवाता हूँ आपको उससे ही बात है. अगर आप नहीं समझती तो फिर और बात है. चलो जी, तीसरी है सबा कोयटा से. सर एक बात पूछनी थी. ये पूछे. सर जैसे ये पेशेंट प्रेमी ग्रेविडा है, अगर ये होती है 10 वीक्स पे और स्पॉन्टेनियस एक्सपेल कर देती है, हम इसे सर मेडिकल ट्रीटमेंट से ही इसकी एक्सपल्शन कराते हैं, तो इसमें तो मैं एंटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि 14 to 16 वीक्स पे फीटल रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं. तो सर इसके अंदर जब हम इसकी एक्सपल्शन हो जाएगी, हम इसके हस्बैंड का भी ब्लड कराएंगे, हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, लेकिन एंटीबॉडी टाइटर करने की जरूरत नहीं है. सुन लीजिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है. इररिस्पेक्टिव नेगेटिव पेशेंट को अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन या अबॉर्शन हुई है, जैसा आपने कहा 14 वीक से पहले, फिर भी तो एंटी डी 250 लगा दीजिए. अच्छा हो गया आपने पूछा. जी सर. ये उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है रॉयल कॉलेज. तो फिर भी उसको 250 यूनिट्स ऑफ लगा दीजिए. जी सर. ये तो सर चलिए सर हम प्रोफ्लेक्सिस में लगा रहे हैं प्रोफ्लेक्टिकली, लेकिन वैसे सर उसकी एंटीबॉडी टाइटर कराना चाहिए. तो जी बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवाइए, क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन कुड मीन कि वो 20 वीक्स या 20 वीक्स से भी आगे है. लेकिन आप जैसा आपने कहा अर्ली प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी टीटर करवाना है, करवाना. चले जी, थैंक यू सर. तीसरी है सबा. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सबा हो तो कोयटा. यस सर. जी सर. लो जी, प्लीज परफॉर्म वेल ताकि आज का दिन मेरा ठीक गुजर जाए. सर मेरा फर्स्ट टाइम है आज, मैं आपको कर रही हूँ. आई विल ट्राई माय बेस्ट. आई एम श्योर यू विल डू वेल. आई एम श्योर यू विल डू वेल. तो ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि इम्तिहान में जाओ मैं तो पास. इस तरह जाइए, इस कॉन्फिडेंस से जाइए. पहले लता कांब रही है और घबराहट तारी है तो उसमें बोला भी नहीं जाता सही. गो विद कॉन्फिडेंस. एज 30, ग्रेविडा 2, पैरा 1, बी नेगेटिव, एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया आपने, वो पॉजिटिव है 1 in 4. 1 सॉरी सर.
1 in 4 को छोड़ दो, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, टेस्ट पॉजिटिव। Okay. बोलो। Okay. After mutual introduction and confirming the details given to me, first of all, I will inquire the details of her previous pregnancy, like details of this pregnancy, like how did she conceive? Was it a spontaneous pregnancy, planned or unplanned, and any tests and booking tests done till now? And then I will inquire about the previous pregnancies, that how were these how were the babies delivered, what was the mode of delivery, and any NTD given in that pregnancies or not, and any complications associated during that pregnancies. And so after that I will inquire about any sensitizing event during this pregnancy, like any history of trauma, any history of प्रीवियस में bleeding. बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पूछ। Yes, sir. Baby blood group. Yes, sir. Then I will inquire about her last menstrual period, and I will confirm her period of gestation and any sensitizing events till now, like any history of the trauma, bleeding, or any bleeding episodes. And after that, any antibody titers she has done till now, and has her husband's blood group done or not? If yes, then what is his blood group, and what is the genotype of his blood group? And sir, after that, I will inquire about the other past medical history of the concern, and what was the outcome of her previous babies. Are they alive and healthy or not? So after that, I will inquire. I will do the examination of my patient. In examination, I will do the general physical examination to look for the general health of my patient, and will do the per abdominal examination if the period of gestation is according to that. And then I will investigate my patient. In investigations, first of all, I want the baseline investigations, in which I will look for her HB, and then I want the husband's blood group, her previous baby's blood group, and any history of like NTD I already mentioned, sir. And I want the antibody titers. What is the level of the antibody titer? वो है 1 in 4। 1 in 4. So, sir, I will refer my patient to okay, 1 in 4. Sir, investigations में तो यही पूछूंगी, and the dating scan done or not? गुड, हो गया। चलो आगे चलो, आगे। ठीक है sir. I will inquire about the dating scan, and after that I will counsel my as according to the history examination and investigations. Then I will counsel my patient that as it is her second pregnancy, and in previous pregnancy there was no significant complications, and but her NTD, sir, उसको NTD दिया गया था पिछले pregnancies में? ये तो पूछना, पूछ लो। सर दिया गया था? मैंने वो पहले पूछा था, मतलब फाइंडिंग क्या है? आपने पूछा, कहा, कहना है कि मैं डी से पूछूंगी कि एंटीडी मिला था कि नहीं मिला था, बस ये बोलना। Yes, sir. If NTD was given or not, and if it was not given, as my patient is already sensitized, so I will counsel my patient that she is already sensitized, so I will not give her any NTD prophylaxis in this pregnancy, and I will monitor her pregnancy very closely, as it is a high-risk pregnancy. I will counsel my patient that her antibody titers will be checked every 4 weekly till 28 weeks, and after 28 weeks, every 2 weekly, the titers will be checked. If at any point we find that the titers are increasing or crossing the threshold, we will refer her to the feto-maternal unit, where her baby will be assessed by ultrasound for the anemia by MCPSV. And if any time they found that the baby is going towards the signs of the anemia, then intrauterine transfusion will be offered to her according to her gestation. And ये आपने yes, sir. फोकस ऑन, लेकिन RH इन प्रॉब्लम में जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है, उनका नाम जरा बोल दिए। Yes, sir. Yes, sir.
I will also counsel my patient that as it is her high risk pregnancy, so I will counsel her regarding the complications in her baby. Like in her, she is at risk of the hypertension in the pregnancy. There can be need of the induction of labor, high risk of the cesarean section, and in baby there is chances of the intrauterine death, preterm delivery, fetal distress, and neonatal anemia that can also lead to the high drops of the baby. Good. And And after that, polyhydramnios. yes sir, polyhydramnios as well. And if बाकी तो सर मैंने बता दिया. And after that I will counsel her about the routine and norm. Yes sir. You're better than the previous two. आपने सारी बातें सही बता दी. तो समरी ये करनी है कि I will look for any complication during pregnancy, and Yes sir. then teeter जो है वो अगर Yes, sir. right 1 in 4 बोला या तो अगर if it is rising, then the close monitoring of the fetus is required. वो जो पहले बोला आपने, आप Yes sir. fetal unit में मैं रेफर कर दूंगी और Yes, वहाँ में देखेंगे कि whether the baby needs intrauterine transfusion or not. Yes, sir. Sir, I will also counsel my patient that she should come regularly for her antenatal checkups, and she should do her anomaly scan at the 20 weeks to look for any gross anomaly in the baby, and her OGTT test at the 28 weeks. And then if everything goes well and if the titers remain stable, not rising or not crossing the threshold, then we will take her to the term and aim for the vaginal delivery if her previous, depending upon the previous mode of delivery. Vaginal delivery by first assessing the Bishop's scoring. Then once the baby is delivered, the baby will be handed over to the neonatologist, and the cord blood will be taken. And in cord blood we will look for the direct Coombs test, hemoglobin and bilirubin, and the blood group of the baby. And after that sir, but sir information leaflet दूंगी और neonates को जरूरत हो सकती है इसमें. Yes, sir. We will keep the neonate in the for the observation. We will not discharge him early, discharge the baby early. We will look for the sign of the anemia in the neonate as well. And baby may need transfusion or Yes. क्योंकि antibodies मौजूद है वहाँ में. Yes, sir. Yes, sir. The baby may need close observation, neonatal care, and Yes, sir. need transfusion or exchange transfusion. Yes, sir. Depending on the signs of anemia and jaundice in the baby. चलो ठीक. हमारे पास 5 मिनट है. चौथा केस भी कर लें. Yes. Other volunteer. अगर और नहीं है तो मैं सादिया मुशैरा को फिर बुलाता हूँ. आगे. जी सर. जी सर. तुम्हें काफी डांट दिया तो इसलिए ये दोबारा. A patient comes to you. She is 30 years old, gravida 2, para 1, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लाई है कि उसके बेबी को हाइड्रोप्स है. Yes sir. जी. Sir, can you repeat the gestation? मैंने gestation बोली ही नहीं. 30-year-old, gravida 2, para 1 आपके पास आई है. जिसमें अल्ट्रासाउंड वालों ने कहा बेबी को हाइड्रोप्स है. बोलिए. Okay, so sir. Okay sir. I agree with you. पहला तो बहुत आसान था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था. यहाँ तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये कि बेबी को हाइड्रोप्स है. Okay, sir. After mutual introduction, my main focus will to determine the period of gestation. That will be done by asking about her last menstrual period and whether her dating scan was done or not, and what is like. I will ask her about her period of gestation. Then I will ask about her parity.
and her previous babies, whether there is any history of miscarriages, any history of hydrops in previous babies, if that was when and what period of gestation they were diagnosed previously, and whether or what intervention was done for that babies, like whether they developed anemia, jaundice, whether intrauterine transfusions were done for that babies or not, whether they survived or not. And then after this, I will inquire about this current pregnancy, that when she came to know about this hydropic baby, whether her blood group is done or not. And if that is negative, what is the blood group of her husband? And I will also rule out the causes of non-immune hydrops. That is the history of any cardiac disease or any anomalies in her previous babies as well. And if the माशाल्लाह, yes, sir. तुम्हें आज हम हाइड्रॉप्स की बात नहीं करने वाले थे, तुमने पढ़ा हुआ Yes, है इम्यून नॉन इम्यून, ये yes, दो sir. So, के ही आप पास हो जाते हो. yes, sir. So I will like rule out, and then accordingly I will take this scenario. If the clue is non-immune hydrops, if the clue is the immune hydrops, then this patient will be referred to the FMU, and in the FMU, middle cerebral artery MCA PSV will be done. And if it is more than 1.5 mmol, so then like the hematocrit of the baby will be known. And for that cordocentesis, like according to the gestation, we will go for the fetal blood sampling. Like I will draw the blood and do this particular hematocrit test on that. And if needed, then intrauterine transfusion will be started for the baby. That will be done every 2 to 3 weeks and until 34 to 36 weeks. That will be done. And if like the baby is going well with that, so my aim will be to deliver this patient on 37 weeks. But along with that, I need to have an ultrasound of this of this patient, to rule out any polyhydramnias and any extra cardiac anomaly. And along with that, yes, I will do these ultrasounds. And then the baby will be this delivery will be done in a consultant-led unit. And my aim will be a vaginal delivery. And if everything is normal, and then that baby is this is going to be delivered at 37 weeks, and the baby will be immediately transferred to the NICU, and the baby will be assessed, and cord blood will be drawn. इतना लफ्ज बोल के मैं तो इम्प्रेस हो गया था, लेकिन आपको फिर कहना चाहिए कि अगर इसको हाइड्रॉप्स है इम्यून नॉन इम्यून, फिर फर्दर बोलिए कि नॉन इम्यून है तो आई रूल आउट फीटल एनोमलीज, कोई उसमें वो तो नहीं. अगर इम्यून है तो उसमें ये जो आपने बोला वो सारा, लेकिन आपने लफ्ज 1, 2, 3 लाजम बोलने थे. मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का लफ्ज बोलना था आपने. यस सर. तो वो नहीं बोला. एग्जामिनर क्या वो पता चले कितना सीवियर एनीमिया है उसको. यस सर. ये लफ्ज बोलना, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का ब्लड फ्लो देखूंगी डॉक्टर करो. और दूसरा आपने बोलना था ऐसे बेबीज को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दी जाती. यस सर. ये लफ्ज बोलना था कि if the baby's got severe anemia, then maybe we can help the baby by intrauterine transfusion. तो उसका जनरल प्रिंसिपल बोलो, करना नहीं है, करेंगे तो पेरीनेटल केयर वाले. तो ये बोलना था. और फिर कि अगर उसके पैदा होने के बाद बिलीरुबिन कितनी है तो फिर उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे. अगर बिलीरुबिन उससे ज्यादा है तो फिर क्या देंगे. इस तरफ आपको जाना चाहिए. हाइड्रॉप्स का एक तो आपने ठीक बोला कॉजेस. नंबर 2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैनेजमेंट इम्यून नॉन इम्यून की. नंबर 3 हमने इम्यून इज मैनेजेबल, नॉन इम्यून मेल फॉर्मेशन उसका तो कुछ नहीं हो सकता.
Yes, sir. उसमें सीवियर अनीमिया की इन्वेस्टिगेशन बोलनी थी, फिर इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन बोलना था, फिर डिलीवरी के बाद जो भी है वो कर। ये इस तरह आपको ये जवाब सोचने चाहिए। Yes, sir. मैंने आपको सर हाई दिया, फिर हाई ड्रॉप्स का क्या क्या हो सकता है वो सारा आपने बोलना है। सही है चल सर, ठीक है। 10 बज गए, कोई एक आध सवाल जवाब कर सकते हो, वरना सर बताइए। नॉन इम्यून की ट्रीटमेंट क्या मतलब होगी इसमें? नॉन इम्यून तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, क्योंकि वो तो मैलफॉर्मेशन, जो नॉन इम्यून मींस बेबी में कोई मैलफॉर्मेशन है, उसकी वजह से उसको आई ड्रॉप्स है। तो जो मैलफॉर्मेशन है उसका तो करेक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं। जी सर, इस पेशेंट को जब आपने कहा था कि बेबी को हेड ड्रॉप्स डेवलप हो चुका है, हम मिडिल हाँ सेरिब्रल आर्टरी तो तब करा रहे होते हैं कि वो जो 1.5 मल्टीपल ऑफ मीडियन उससे ज्यादा हो जाए, अनीमिया पहले डेवलप होता है फिर जाके हेड ड्रॉप्स होता है, उसे तो हेड हाँ ड्रॉप्स हो गया, फिर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी क्यों कराएं? जी बिल्कुल, आप ये सारा कुछ बोले। हाई ड्रॉप्स की जो भी है उसके पॉसिबल कॉजेस इस पेशेंट में क्या हो सकती है। अगर वो RH नेगेटिव भी है, पैरा 1 है, तो अनलाइकली है कि उसमें एंटीबॉडी नहीं। RH रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। फिर अदर कॉजेज जो हैं और उनकी मैनेजमेंट, ये बोलनी है। थैंक यू वेरी मच। सर एक और बात, सर इन्होंने इस पेशेंट की SVD कराई है, हम तो हेड ड्रॉप्स वाले को 34 वीक्स तक लेके जा रहे होते हैं कि भी वो गलत हो गया। अब मैं तो डिलीवरी तक पहुंच ही नहीं रहा था, मैं तो कॉजेस, उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मैनेजमेंट ये बोल रहा था। तो बिल्कुल सही बोला। अगर हाई ड्रॉप वायबल है तो फिर जी उसका सर। होगा, उसके बजाय डिलीवरी नहीं होगी। अगर सर नॉन मैंने भी अगर वो नॉन वायबल है तो फिर बजाय डिलीवरी कर लो। जी सर मैंने ये पूछना था, ये जो हाई ड्रॉप्स इसको डेवलप हो गया तो ये ट्रांसफ्यूजन से रिवर्स हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? अगर हम इसको मतलब हाई ड्रॉप्स हो गया इसको, अब हम इसकी ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो इसका हाई ड्रॉप्स रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, वरना तो सच बेबीज दे हैव IUD, इंट्रायूटेराइन डेथ, सीवियर एनीमिया होता है उनको, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है और मर जाते हैं। तो अगर आप उसका एनीमिया करेक्ट करेंगे बाय इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, तो उस प्रेगनेंसी को फिर आप हर 2 हफ्ते बाद इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन कीजिए, तो उसका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं होगा, तो फिर उसको डिलीवर किया जा सकता है एट 34 वीक्स और इवन अर्लियर। सर नहीं सर, जैसे 34 34 वीक से पहले हम ट्रांसफ्यूजन उसको कर दें और फिर 34 वीक पे डिलीवर करा दें, क्या इज इट? फायजा क्या कहा आपने? सर 34 वीक या 34 वीक से पहले है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन एंड डिलीवर एट द 34 वीक्स। जी, अगर इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन है, दैट will help the baby only maximum 2 weeks, maximum 2 weeks। तो इसलिए हर 2 हफ्ते बाद आप ट्रांसफ्यूज करते हैं उनको, और फिर 32 वीक्स पे करने के बाद 34 वीक्स पे डिलीवर कर देते हैं। सर कैंडिडेट्स ने जैसे बताया था कि पिछली दफा एग्जामिनर्स पूछ रही थी व्हाट इज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, तो सर उसके अंदर वो जो प्लाज्मा एक्सचेंज और टॉप ऑफ ट्रांसफ्यूजन और ये चीजें बतानी है। तो जी मतलब ये आप कम से कम इम्यून के 2-3 हेडिंग्स बोल दीजिए, वो काफी है डिटेल में, क्योंकि सारा चैप्टर तो आप नहीं कवर कर सकते 7 मिनट में। तो उसके हेडिंग और मोटा मोटा जो पॉसिबल किया जा सकता है। सर जी जी सर, नहीं वो क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि व्हाट आर द रूट ऑफ द इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, वो पूछ रही थी कि किस रूट से करोगे, तो वो रूट्स पूछ रही, मतलब बेबी में इंट्रायूटेराइन में पहले तो ये बोलिए इट इज डन इन स्पेशल नियोनेटल या बेबी केयर यूनिट्स। दूसरा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप जाते हैं
कॉर्ड की अटैचमेंट प्लेसेंटा को देखते हैं, और नियरेस्ट टू द प्लेसेंटल अटैचमेंट वहाँ अम्बिलिकल वेन में आप कैथेटर डालते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब पहले आप 10 सीसी ब्लड खींच लेते हैं, उसके बजाय नेगेटिव बैलेंस में जाना, जब खींच 10 सीसी अगर आपको ब्लड ग्रुप बेबी का पता है तो वो, वरना ओ नेगेटिव ब्लड इंजेक्ट कर दे। सर हाई ड्रॉप्स में सिग्निफिकेंट है कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी पूछें और फिर बेबी का भी? क्यों नहीं? और सर ये भी क्वेश्चन था कि ट्रांसफ्यूज्ड बेबी व्हेन टू डिलीवर एंड इधर इट इज डिलीवर्ड वाजाइनली और द सिजेरियन बाय सिजेरियन सेक्शन। कहिए जी कि आप हाई ड्रॉप्स में the risk of IUD is there, so close monitoring, exchange transfusion, and as early as possible baby को deliver करो, possibly 30 to 34 weeks के दरमियान। इस तरह से जवाब दें। चलो आप 1 2 3 करके फट 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 जवाब देंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाती है, आपको पता है। जब अब वे ये करूंगी वो करूंगी सर अगर इसने हाइड्रोप्स डेवलप कर लिया तब भी इसका एक MCA तो कराएंगे ना? क्या सर इसने हाइड्रोप्स अगर डेवलप कर लिया बेबी ने तो एक तो MCA कराएंगे ना इसका? क्या करवाएंगे? मैं MCA मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एक दफा तो इसका करा के चेक कर लेंगे ना? ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज जो डेटा दिया जाए उसी पे बोलना है आपने, उसी पे बोलना। आप क्यों गुम हो जाते हो इधर उधर काम खा के? आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ इजी। वहाँ 7 मिनट है, जो डेटा दिया उसके मुताबिक बोलोगी तो 7 मिनट में सब कोई बोल दोगे। जो ऐसे ही घूम फिर के कूचे कातल से आए हैं, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो, आप बोल दो, वो 7 मिनट कवर हो जाएंगे, सारी बात बताई नहीं गई, फिर आपको पास कैसे करेगा एग्जाम? तो इसलिए जो बात आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के इर्द गिर्द घूमो, उसी को चलाओ। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। सी यू नेक्स्ट क्लास।